पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक टिपिकल मैमेलियन सेल में डीएनए डबल हेलिक्स की लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है। ये लंबाई एक टिपिकल न्यूक्लियस के डायमेंशन लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर से कहीं अधिक है। इतने लंबे पॉलीमर को एक सेल में कैसे पैक किया जाता है? एस्केरिचिया कोलाई में डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर होती है। प्रोकैरियोट्स जैसे कि एस्केरिचिया कोलाई में एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी डीएनए पूरे सेल में बिखरा हुआ नहीं होता। डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के साथ एक एरिया में रखा जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड में डीएनए बड़े लूप्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है जिन्हें प्रोटीन्स द्वारा पकड़ा जाता है। यूकैरियोट्स में यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ एक सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होती है जिन्हें हिस्टोन्स कहते हैं। किसी भी प्रोटीन पर चार्ज अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज विद चार्ज साइड चेन्स की अबंडेंस के अनुसार होता है। हिस्टोन्स बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन और आर्जिनाइन में रिच होते हैं। दोनों अमीनो एसिड रेसिड्यूज अपनी साइड चेन्स में पॉजिटिव चार्जेस कैरी करते हैं। हिस्टोन्स 8 मॉलिक्यूल्स की यूनिट में ऑर्गेनाइज्ड होती है जिसे हिस्टोन ऑक्टेमर कहा जाता है। नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर लंबा डीएनए हेलिक्स होता है। न्यूक्लियोसोम्स न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर की रिपीटिंग यूनिट्स बनाते हैं जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक कलर्ड बॉडीज के रूप में देखे जाते हैं। क्रोमैटिन में न्यूक्लियोसोम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने पर बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्रोमैटिन में बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन फाइबर्स बनाने के लिए पैकेज्ड किया जाता है, जो मेटाफेज स्टेज के सेल डिवीजन पर क्रोमोसोम्स बनाने के लिए और अधिक कॉइल्ड और कॉन्डेंस्ड होते हैं। हायर लेवल पर क्रोमैटिन की पैकेजिंग के लिए एक्स्ट्रा सेट ऑफ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है जिन्हें कलेक्टिवली नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स या एनएचसी कहा जाता है। एक टिपिकल न्यूक्लियस में क्रोमैटिन का कुछ एरिया लूजली पैक्ड होता है और लाइटली स्टेन्ड होता है और इसे यूक्रोमैटिन कहा जाता है। जो क्रोमैटिन अधिक डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टेन्स करता है उसे हेट्राक्रोमैटिन कहा जाता है। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन होता है, जबकि हेट्राक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मिस्टर द्वारा न्यूक्लियन की खोज और मेंडल द्वारा इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स का प्रोपोजल लगभग एक ही समय में किया गया था, लेकिन डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में पहचानने और साबित करने में बहुत समय लगा। 1926 में जेनेटिक इनहेरिटेंस की मैकेनिज्म को मॉलिक्यूलर लेवल पर निर्धारित करने का प्रयास जारी था। ग्रेगोर मेंडल, वॉल्टर सुटन, थॉमस हंट मॉर्गन और कई अन्य वैज्ञानिकों की पिछली खोजों ने जेनेटिक मटेरियल की खोज को न्यूक्लियस में स्थित क्रोमोसोम्स पर फोकस्ड कर दिया था। लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोक्कस निमोनिया के लिए जिम्मेदार बैक्टीरियम के साथ किए गए एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में एक चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशन देखा। उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान एक जीवित ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ने अपने फिजिकल रूप को बदल दिया था। जब स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोकोक्कस बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पर उगाया गया तो कुछ स्मूथ शाइनी कॉलोनीज यानी एस स्ट्रेन बने, जबकि अन्य रफ कॉलोनीज आर स्ट्रेन यानी आ स्ट्रेन बने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट होता है, जबकि आ स्ट्रेन में नहीं होता। एस स्ट्रेन, जो कि एक विरुलेंट स्ट्रेन है, उससे संक्रमित चूहे निमोनिया इन्फेक्शन से मर जाते हैं, लेकिन आर स्ट्रेन से संक्रमित चूहे में निमोनिया नहीं होता है। ग्रिफिथ ने देखा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहों में इंजेक्ट करने से चूहे नहीं मरते, लेकिन जब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का मिक्सचर इंजेक्ट किया तो चूहे मर गए। इसके अलावा उन्होंने डेड चूहों से लिविंग एस बैक्टीरिया को फिर से प्राप्त किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया द्वारा किसी प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो गया था। कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ट्रांसफर होकर आ स्ट्रेन को स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट सिंथेसाइज करने और विरुलेंट बनने में सक्षम बना दिया था। यह जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के कारण होना चाहिए। हालांकि उनके एक्सपेरिमेंट से जेनेटिक मटेरियल की बायोकेमिकल नेचर डिसाइड नहीं हुई थी। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मक्कार्टी के कार्य से पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। उन्होंने यह 1933 से 1944 तक एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बायोकेमिकल नेचर को निर्धारित करने के लिए काम किया।
उन्होंने हीट किल्ड स्ट्रेन सेल्स से बायोकेमिकल्स जैसे कि प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए आदि को प्योरीफाइड किया ताकि यह देखा जा सके कि कौन सा बायोकेमिकल लाइव आ सेल्स को एस सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उन्होंने पाया कि केवल स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उन्होंने यह भी पाया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीजेज और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, आरएनएजेज का ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन या आरएनए नहीं था। डीएनए के साथ डाइजेशन ने ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बना था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए हेरेडिटरी मटेरियल है, लेकिन सभी जीव विज्ञानी इससे सहमत नहीं थे। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका अनइक्विवोकल प्रूफ अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज 1952 के एक्सपेरिमेंट से मिला। उन्होंने बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस के साथ काम किया। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से अटैच होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करता है। बैक्टीरियल सेल वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपने जैसा ही मानता है और सब्सिक्वेंटली अधिक वायरस पार्टिकल्स का निर्माण करता है। हर्शी और चेज ने यह पता लगाने के लिए काम किया कि बैक्टीरिया में वायरसेस से प्रोटीन प्रवेश करता है या डीएनए। उन्होंने कुछ वायरसेस को रेडियोएक्टिव फास्फोरस युक्त मीडियम में और कुछ को रेडियोएक्टिव सल्फर युक्त मीडियम में उगाया। रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाले मीडियम में उगाए गए वायरसेस में रेडियोएक्टिव डीएनए था लेकिन रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है लेकिन प्रोटीन में नहीं। इसी तरह रेडियोएक्टिव सल्फर वाले मीडियम में उगाए गए वायरसेस में रेडियोएक्टिव प्रोटीन था लेकिन रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता। ई कोलाई बैक्टीरिया को रेडियोएक्टिव फाजस से इन्फेक्ट कराया गया। फिर इन्फेक्शन के बाद वायरल कोट्स को ब्लेंडर में एजिटेट करके बैक्टीरिया से हटा दिया गया। वायरस पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूज में स्पिन करके बैक्टीरिया से अलग किया गया। रेडियोएक्टिव डीएनए वाले वायरसेस से इन्फेक्टेड ई कोलाई बैक्टीरिया में रेडियोएक्टिविटी पाई गई, जिससे पता चलता है कि डीएनए वह मटेरियल था जो वायरस से बैक्टीरिया में एंटर करता है। रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाले वायरसेस से संक्रमित बैक्टीरिया में रेडियोएक्टिविटी नहीं पाई गई। इससे पता चलता है कि प्रोटीन वायरसेस से बैक्टीरिया में प्रवेश नहीं करती। इसलिए डीएनए वह जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। पिछले डिस्कशन से यह स्पष्ट है कि हर्शी-चेज एक्सपेरिमेंट ने अनइक्विवोकली साबित कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। हालांकि यह बाद में स्पष्ट हुआ कि कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरसेस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज आदि। कुछ प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि डीएनए प्रमुख जेनेटिक मटेरियल क्यों है जबकि आरएनए मैसेंजर और अडेप्टर के डायनामिक फंक्शंस करता है, इन दोनों न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स की केमिकल स्ट्रक्चर्स के डिफरेंसेस से मिल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य कर सकता है, उसे निम्नलिखित क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। फर्स्ट, उसे अपनी रेप्लिका जनरेट करने में सक्षम होना चाहिए। 2, उसे केमिकली और स्ट्रक्चरली स्थिर होना चाहिए। 3, उसके अंदर एवोल्यूशन के लिए आवश्यक स्लो चेंजेस, म्यूटेशन का स्कोप होना चाहिए। 4, उसे खुद को मेंडेलाइन कैरेक्टर्स के रूप में व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। यदि इन रिक्वायरमेंट्स को एक एक करके एग्जामिन करें तो बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटरिटी के रूल के कारण दोनों न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए, अपने ड्यूप्लीकेशंस को डायरेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। लिविंग सिस्टम्स में अन्य मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स पहले क्राइटेरिया को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। जेनेटिक मटेरियल को पर्याप्त स्थिर होना चाहिए ताकि यह जीवन चक्र के विभिन्न चरणों, उम्र या ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी के परिवर्तन के साथ नहीं बदले। स्टेबिलिटी जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज में से एक है जो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ही बहुत स्पष्ट थी। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हीट, जिसने बैक्टीरिया को तो मारा लेकिन जेनेटिक मटेरियल की कम से कम कुछ प्रॉपर्टीज को नष्ट नहीं कर पाई। अब यह आसानी से समझाया जा सकता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण अगर हीटिंग द्वारा अलग हो जाते हैं तो उचित कंडीशंस प्रदान किए जाने पर फिर से एक साथ आ जाते हैं। इसके अलावा आरएनए में हर न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड प्राइम कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक रिएक्टिव ग्रुप के रूप में होता है और आरएनए को लेबाइल और आसानी से डिग्रेडेबल बनाता है। आरएनए को अब कैटालिटिक भी माना जाता है, इसलिए यह रिएक्टिव भी होता है। इसलिए डीएनए आरएनए की तुलना में केमिकली कम रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली अधिक स्टेबल होता है। इसलिए दो न्यूक्लिक एसिड्स में से डीएनए एक बेहतर जेनेटिक मटेरियल है। वास्तव में यूरासिल की जगह थाइमीन की उपस्थिति डीएनए को अतिरिक्त स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है। डीएनए और आरएनए दोनों म्यूटेट करने में सक्षम हैं।
वास्तव में आरएनए अनस्टेबल होने के कारण तेजी से म्यूटेट करता है। परिणामस्वरूप आरएनए जीनोम और छोटी जीवन अवधि वाले वायरसेस तेजी से म्यूटेट और इवॉल्व करते हैं। आरएनए सीधे प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए कोड कर सकता है, इसलिए कैरेक्टर्स को आसानी से व्यक्त कर सकता है। डीएनए, हालांकि, प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए आरएनए पर निर्भर करता है। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी आरएनए के आसपास विकसित हुई है। उपरोक्त डिस्कशन से यह संकेत मिलता है कि दोनों आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन डीएनए अधिक स्टेबल होने के कारण जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए प्रेफर्ड है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए आरएनए बेहतर है।